हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने MGPE 007 का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा प्रश्न है चिपको आंदोलन के बारे में। आज का प्रश्न है, चिपको आंदोलन एक इको नारी अधिकारवादी आंदोलन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन, जो कि एक पेड़ से जुड़ा हुआ आंदोलन है, क्या यह एक इको नारी अधिकारवादी आंदोलन है? यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आप अपने कारण बताइए कि क्यों ये एक इको नारी अधिकारवादी आंदोलन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन एक इको नारी अधिकारवादी आंदोलन है या नहीं, इस बात को लेकर विचारकों में विवाद रहा है, लेकिन तर्क की कसौटी पर यह एक इको नारी अधिकारवादी आंदोलन ही है। इसमें पुरुषों सहित स्थानीय समुदायों का भी योगदान था, लेकिन इसमें महिलाओं की जो भूमिका थी वो असाधारण थी, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं की भूमिका थी। महिलाएं प्रकृति को परंपरागत रूप में लाना चाहती थी, ये विश्व का ध्यान इस ओर खींचना चाहती थी। यह एक अहिंसक आंदोलन था और पर्यावरण की दृष्टि से हम इसे सत्याग्रह भी कह सकते हैं। दोस्तों, चिपको आंदोलन वैसे तो एक पेड़ से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिसमें अंदर जो जंगल के आसपास के गांव के निवासी थे, स्थानीय लोग थे, वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए उसे चिपको आंदोलन कहा गया। हम सब ने इसके बारे में स्कूल में बुक्स में ज़रूर पढ़ा है। लेकिन यहाँ हमसे बात की जा रही है कि क्या ये नारी अधिकारवाद आंदोलन है? क्या ये नारियाँ इससे किस रूप से जुड़ी थी, किस रूप से नारियों ने इसे प्रभावित किया? तो नारियों ने दोस्तों बहुत रूप से इसे प्रभावित किया, क्योंकि नारियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष ही इसमें शामिल थे, नहीं, वहाँ की जो महिलाएं थी वो भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल थी। चिपको आंदोलन, जो मुख्य रूप से महिलाओं के आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, इसका उदय जो है वो वर्तमान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। ये चिपको आंदोलन का जन्म कौन से क्षेत्र का है, कहाँ का है? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय पर्वत क्षेत्र का, वहाँ पर इस आंदोलन का जन्म हुआ। क्षेत्र का जो विशाल वन आवरण और आरक्षित वनों के कारण जो स्थानीय समुदाय है वो चारा, ईंधन और फाइबर चुन सकता है, जो उसके दैनिक जीवन निर्वाह में योगदान करता है। इस क्षेत्र में देखिए दोस्तों, बहुत बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। तो उस पेड़ के कारण, उन पेड़ों से स्थानीय जो समुदाय है वो अपना जीवन चलाता है। कैसे जीवन चलाता है? उस जंगल से वो अपने जानवरों के लिए चारा लाता है, अपना रोटी बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए ईंधन लाता है, और फाइबर वहाँ से लाता है, जो उसके दैनिक जीवन में योगदान देता है। अब वहाँ उस क्षेत्र में, वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे आय के अन्य और दूसरे अवसर नहीं हैं। इस कारण जो वहाँ के पुरुष होते हैं वो आय की खोज में, पैसा कमाने की खोज में क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो गांव में रहकर ही जो उपलब्ध संसाधन है उनका इस्तेमाल करती हैं। 1962 में चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज्य संघ बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग है उसने संस्था के काष्ठ कला केंद्र को सन 1972 से 73 के लिए अंगू के पेड़ देने से इनकार कर दिया। जो संस्था बनाई गई थी उसको वन विभाग ने पेड़ देने से मना कर दिया कि हम आपको अंगू के पेड़ नहीं देंगे। पहले जो ये पेड़ थे वो नज़दीक रहने वाले ग्रामीणों को मिला करते थे, लेकिन इस बार नहीं मिले। गांव वाले इस हल्की लेकिन बेहद मजबूत लकड़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक खेती बाड़ी के औजार बनाते थे। अब इसी बीच लोगों को पता चलता है कि हमें पेड़ नहीं दिए, लेकिन हमें पेड़ ना देकर वन विभाग ने खेल कूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की साइमंड कंपनी को गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल नाम के वन से अंगू के पेड़ काटने की इजाज़त दे दी है, और इन पेड़ों से वह कंपनी टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों का सामान बनाएगी। अब गांव वालों को इससे ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वे ये चाहते थे कि पहले खेत की ज़रूरतें पूरी हो, फिर कंपनी की ज़रूरत पर ध्यान दिया जाए। अब इसकी खबर मिलते ही चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा की गई। 15 मार्च को गांव वालों ने रैनी जंगल की कटाई के विरोध में मार्च निकाला कि हम जंगल को कटने नहीं देंगे। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तब सरकार ने ज़मीन के मुआवजे के लिए पुरुषों को बुलाया, और इस बात का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार जंगल में घुस गए। यानी सरकार ने
पुरुषों को मुआवजे के बहाने से बुलाया, पुरुष वहाँ इकट्ठे हो गए और अब जंगलों को रोकने वाला, जंगलों की कटाई बचाने वाला कोई नहीं था। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर जो ठेकेदार थे वो जंगल में पेड़ काटने के लिए घुस गए। अब गाँव में बची सिर्फ महिलाएं, लेकिन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के पहले पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। चिपको आंदोलन को एक महिला आंदोलन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकर्ताओं में महिलाएं ही थी तथा साथ ही ये आंदोलन जो है वह नारीवादी गुणों पर आधारित था। अब दोस्तों आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि क्यों चिपको आंदोलन एक महिला इको नारी अधिकारवादी आंदोलन है, क्योंकि इसमें महिलाओं की मुख्य रूप से भूमिका है, महिलाओं की भी समान रूप से भूमिका है इस आंदोलन को चलाने में और पेड़ों को बचाने में। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया, कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर जंगल से भगा दिया कि यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगी। मायका जो होता है दोस्तों, वो महिलाओं का वह सुखद स्थान होता है जहाँ संकट के समय उन्हें आश्रय मिलता है। और जो पहाड़ी महिलाएं हैं उनका और जंगलों का एक अटूट संबंध है। पेड़ों ने हमेशा उन्हें आश्रय दिया है। पशुओं के लिए घास, चारा, रसोई के लिए ईंधन और पानी का प्रबंध करना खेती के अलावा इनका मुख्य कार्य है। इस कारण वनों से जो महिलाओं का है वो सीधा संबंध है, क्योंकि वन महिलाओं को चारा, ईंधन, पानी और खेती के लिए और सामान देता है। वनों की जो व्यापारिक दोहन की नीति थी, यानी जो व्यापारिक दोहन, यानी कंपनी को तो पेड़ काटने की इजाज़त दे दी गई, कंपनी के लिए व्यापार मुनाफा कमाने के लिए तो पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन घास चारे के लिए किसानों को नहीं दिया गया, स्थानीय निवासियों को पेड़ नहीं दिया गया। तो ये जो व्यापारिक दोहन नीति थी इसने स्थानीय निवासियों को घास चारा समाप्त कर दिया। सड़कों के विस्तार करना, यानी सड़कों को बड़ा करने के लिए पेड़ काटे गए, इससे भी ईंधन का अभाव होने लगा। अब इन सब का भार महिलाओं पर पड़ता था, क्योंकि गाँव में रहती थी महिलाएं, पुरुष तो कमाने बाहर चले जाते थे। सीधा सीधा इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा महिलाओं पर। अतः इस विनाश लीला को रोकने के लिए महिलाएं उठ खड़ी हुई। रेणी के पश्चात 1 फरवरी 1978 को अधवानी गांव के जंगलों में सशस्त्र पुलिस के 50 जवानों की एक टुकड़ी वनाधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा भाड़े के कुल्हाड़ी वालों की सुरक्षा के लिए पहुंची। वहां स्त्रियां यह कहती हुई पेड़ों से चिपक गई, पेड़ नहीं, हम कटेंगी। इस अहिंसक प्रतिरोध का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। इन्हीं महिलाओं ने 9 फरवरी 1978 को नरेंद्र नगर में होने वाली वनों की नीलामी का भी विरोध किया। फिर 25 दिसंबर 1978 को मालगाड़ी क्षेत्र में लगभग 2500 पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लेकर पेड़ कटवाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इस जंगल में 9 फरवरी 1978 को सुदूर लाल बहुगुणा ने 13 दिनों का उपवास भी रखा। परिणाम स्वरूप सरकार ने 3 स्थानों पर वनों की कटाई को तत्काल रोक दिया और जो हिमालय के वन थे उनको संरक्षित वन घोषित करने का विचार करने लगी। इस संबंध में निर्णय होने तक गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में हरे पेड़ों की नीलामी, कटाई और छपान बंद कराने की घोषणा कर दी गई। ये था महिलाओं के और लोगों के आंदोलन करने का नतीजा कि सरकार को भी विवश होना पड़ा अपने निर्णय बदलने पर और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए। इस आंदोलन की प्रमुख महिलाओं में से एक थी गौरा देवी। वे कहती हैं, यह आंदोलन के लिए महिलाओं के सुनियोजित संगठन का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह स्वतःस्फूर्त था। हमारे पुरुष गांव से बाहर थे, इसलिए हमें आगे आना पड़ा और वृक्षों को बचाना था। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि हम केवल लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व वन से बंधा हुआ है। चिपको आंदोलन केवल रेणी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये और क्षेत्रों में भी फैल गया, जैसे कि टेहरी, कुमाऊं और राज्य के अन्य क्षेत्र। इस आंदोलन का सबसे अधिक उपयोगी परिणाम था संयुक्त वन प्रबंधन के अलावा क्षेत्र में वृक्ष कटान पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का आदेश। यानी इस आंदोलन के हमें 2 परिणाम देखने को मिलते हैं, 2 सफलता हमें देखने को मिलती है। पहला है कि संयुक्त वन प्रबंधन किया जाता है और दूसरा वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है उस हिमालय पर्वत के क्षेत्रों में। इस प्रकार जो चिपको आंदोलन है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। इसके सबसे ज़्यादा परिणाम हमें देखने को अच्छे मिलते हैं। महिलाओं की बहुत भारी संख्या में सहभागिता अपने पुरुषों की अवज्ञा करते हुए उनकी अंदरूनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। भारत में मान्यता है कि महिलाएं प्रकृति का परिपोषण करती हैं, इसलिए स्त्रियों और प्रकृति के बीच का जुड़ाव जो है वो बहुत ही गहरा है।
चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया था और महिलाओं की बड़ी संख्या की सहभागिता इसमें देखी गई, जिसके कारण इसे इको नारी अधिकारवादी आंदोलन कहा गया। और इसे इको नारी अधिकारवादी आंदोलन कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आप आशा करती हूँ अच्छे से समझ गए होंगे कि इसे इको नारी अधिकारवादी आंदोलन भी क्यों कहा जाता है, महिलाओं की चिपको आंदोलन में क्या भूमिका रही है। ये था आज का टॉपिक। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।